डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने लगाया चीन पर आरोप, कहा चीन ने चुराया 22 करोड़ वोटर्स का डेटा, खुफिया एजेंसियों पर जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया। आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जींद में दिखाएंगे पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी, चंडीगढ़ को भी देंगे सौगात। आज राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, राहुल छात्रों को करेंगे संबोधित, फिर करेंगे संवाद। दिल्ली से आई टीम ने संभाली कमान। मोदी सरकार को बड़ी राहत, शरद पवार की एनसीपी करेगी परिसीमन, महिला आरक्षण बिल का समर्थन। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल और सीएम फडणवीस की मुलाकात, कसाईयों का बाजा तेज। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर ट्रंप का चीन पर आरोप। ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा चीन ने चुराया 22 करोड़ वोटर्स का डेटा। ट्रंप ने 2020 अमेरिकी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। चीन पर 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराने का दावा किया गया। खुफिया एजेंसियों पर जानकारी छुपाने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने पिछले चुनाव के नतीजों पर शक जताया। उन्होंने कहा कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव धांधली वाला था। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराया और इससे जुड़ी खुफिया जानकारी राष्ट्रपति, कांग्रेस और जनता से छिपाई। ट्रंप ने दावा किया कि खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी करने की चीन की कोशिशों को छिपाया। उन्होंने कहा चीन ने 2020 के चुनाव के दौरान अमेरिकी चुनावी डेटा के साथ अब तक की सबसे बड़ी छेड़छाड़ की। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 2020 के चुनाव के दौरान 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डेटा चुराने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ट्रंप इन आरोपों से जुड़े खुफिया दस्तावेज जल्द सार्वजनिक करने वाले हैं, जिससे अमेरिका की राजनीति में नया विवाद पैदा हो गया है। ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सीधे चीन पर निशाना साधा है। ट्रंप का कहना है कि चीन ने अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी साइबर चोरी की है। उनके मुताबिक चीनी हैकर्स ने 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का निजी डेटा चुरा लिया है। ट्रंप ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी डाटा सेंधमारी कहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, जहां पर पीएम मोदी का हरियाणा और पंजाब का दौरा। हरियाणा में जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा में जींद सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। वंदे भारत स्लीपर को भी दिखाएंगे हरी झंडी, चंडीगढ़ को भी देंगे सौगात। 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हरियाणा के दौरे से देश को विकास की नई सौगात देंगे। वो देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही देश के 75 विकसित स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा, पंजाब के दौरे पर जाएंगे। वो देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही अमृत भारत योजना के तहत विकसित 75 अलग अलग रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के दौरान 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान वे चंडीगढ़ और हरियाणा के जींद में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से करेंगे। यहां वे जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत में ही नहीं, पूरी तरह डिजाइन और निर्मित यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य सरकारी कॉलेजों में नए हॉस्टल व रिसर्च ब्लॉक का शिलान्यास होगा। इसके अलावा मोहाली के आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग का उद्घाटन और अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड राजमार्ग के PR7 स्पर की आधारशिला रखी जाएगी। दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री जालंधर पहुंचेंगे, जहां वे रेल और सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 5,470 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे।
और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे संसद के मानसून सत्र की बात करें तो संसद के मानसून सत्र से पहले राजनीतिक हलचल तेज। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्तारूढ़ एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक। मानसून सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। संसद के मानसून सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर सरकार ने अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। मीटिंग में मानसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक, पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नाविकों की मौत और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के मंत्रियों के साथ संसदीय रणनीति की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि सरकार अपना विधायी एजेंडा बताएगी और विपक्ष दल उन मुद्दों को रखेंगे जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। संसद के हर सत्र से पहले होने वाली यह सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होने की संभावना है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस सत्र के हंगामेदार होने की भी संभावना है। बड़ी खबर आ रही है सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा। 868 करोड़ की 57 विकास कार्यों का शिलान्यास और 33 का लोकार्पण। सुरक्षा व्यवस्था सख्त, 1500 जवान तैनात। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में रहेंगे, जहां मुरादनगर स्थित डिग्री कॉलेज में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गाजियाबाद जिले में 868 करोड़ रुपए के 87 विकास कार्यों का शिलान्यास, 33 का लोकार्पण करेंगे। वहीं नए विकास कार्यों को लेकर 500 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। रात तक भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट रहे। शहर से लेकर मुरादनगर तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीएम आज रात्रि विश्राम भी गाजियाबाद में ही करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर बैठक भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। शहर के कई प्रोजेक्ट जल्दी विकास की रफ्तार पकड़ेंगे। हापुड़ चुंगी पर बनने वाला फ्लाईओवर की लंबी समय से कवायद चल रही है। 125 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया जाना है। मुरादनगर में तेजपाल त्यागी, कुशलपाल त्यागी मेमोरियल कॉलेज में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी के बेटे अजीत पाल मुरादनगर सीट से भाजपा के विधायक हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा है, पूरा दिन व्यस्त होने वाला है। वो शिलान्यास करेंगे, अनावरण करेंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। और क्या कार्यक्रम है इसमें और क्या खास बातें सामने निकल कर आई हैं? देखिए अंकिता, मैं आपको बता इस तरह से सीएम योगी पूर्वांचल का दौरा समाप्त करके अब पश्चिम के दौरे पर रहेंगे और आज एक नहीं बल्कि तीन जिलों का दौरा करेंगे और वो शिलान्यास भी करेंगे। मैं आपको बता दूं जिसमें गाजियाबाद, शामली और बिजनौर शामिल है। गाजियाबाद की बात करें तो 868 करोड़ की से अधिक की 90 परियोजनाओं की सौगात आज गाजियाबाद को मिलने वाली है। इसके बाद 2 विधानसभाओं में उनका जो है वो रहेगा, मुख्यमंत्री जी का आगमन रहेगा, जिसमें मुरादनगर और मोदीनगर रहेगा और इन्हीं दोनों विधानसभाओं के कार्यों का जो लोकार्पण है उसका शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ करीब 868 करोड़ से अधिक की 90 परियोजनाओं की सौगात आज गाजियाबाद को देने जा रहे हैं, जिसमें सीएम योगी तेजपाल त्यागी, कुशलपाल त्यागी जो मेमोरियल डिग्री कॉलेज बनाए हैं मुरादनगर में, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे थे, उनकी जो प्रतिमा वहाँ जो लगी है उसका अनावरण भी करेंगे। उसके बाद पीएससी 47 गाजियाबाद जाएंगे, जहाँ तकरीबन 200 व्यक्तियों की क्षमता वाली बैरेक का लोकार्पण करेंगे।
100 से 150 जवानों के लिए दूसरी बैरक का लोकार्पण भी आज सीएम योगी वहां कर सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न पेय परियोजनाओं का भी लोकार्पण आज सीएम योगी यहाँ करने वाले हैं गाजियाबाद में। इसके बाद पुलिस कमिश्नरेट का थाना जो मधुबन बापू धाम है उसके प्रशासनिक भवन का भी वो लोकार्पण करेंगे। अब उसके ही अंदर एक बनने वाला जो हॉस्पिटल है ट्रस्ट टाइप का है जो उसका भी लोकार्पण आज सीएम योगी यहाँ करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तकरीबन 868 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं और 90 उसमें तकरीबन 90 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको आज लोकार्पण करेंगे और इतनी जो सौगातें हैं वो जिला गाजियाबाद को आज मिलने वाली हैं। इसके अलावा पश्चिम के दौरे की अगर हम बात करें तो शामली में तकरीबन 617 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण यहीं से होगा। ठीक है, और आपका राजीव धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी का आज गाजियाबाद दौरा है, पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है। वहीं वह मुख्यमंत्री स्थित मुरादनगर स्थित डिग्री कॉलेज में पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। राहुल गांधी आज देहरादून आएंगे, राहुल छात्रों को करेंगे संबोधित, फिर करेंगे संवाद। दिल्ली से आई टीम ने संभाली कमान। छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। परेड ग्राउंड की जगह बन्नू कॉलेज ग्राउंड में भले ही कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन जोश पहले से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। इससे कांग्रेसी गदगद नजर आ रहे हैं, लेकिन इस संभावित भीड़ को संभालने के लिए कांग्रेस की इंटरनल टीम लगी हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सुरक्षा प्रभारी के नेतृत्व में करीब 40 से 50 सुरक्षा कर्मियों की टीम आई हुई है। इसके हाथ में राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है। बन्नू ग्राउंड के आसपास के इलाके में टीम ने दौरा किया। स्थान की घोषणा होते ही सुरक्षा कर्मियों ने कार्यक्रम स्थल पर अपनी नजर गड़ा दी है। यही नहीं, 6 ट्रकों में लगाए गए सामान को अब सजा दिया गया है। अब बाकी तैयारियों में टीम लगी हुई है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी स्टेज से छात्रों को संबोधित और उनके साथ संवाद करेंगे। इसके लिए पंजाल में एक तरफ स्टेज तैयार किया गया है, उस पर सिर्फ राहुल गांधी ही रहेंगे। ग्राउंड छोटा है और छात्रों की भीड़ ज्यादा आने की संभावना है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है और जिस तरीके से वो संवाद करेंगे छात्रों से, बताया जा रहा है कि भीड़ अधिक होने वाली है। तो अब जब भीड़ ज्यादा होगी तो सुरक्षा की बात कर लेते हैं। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जिस तरीके से दिल्ली से टीम गई है हाई कमान संभालने वहां सुरक्षा के पूरे। इसमें ऐसा है कि आज ये काफी बड़ा बहुत कल परसों से प्रकरण चल रहा था यहाँ पर परेड ग्राउंड जो पहले प्रस्तावित कार्यक्रम था वहां से कैंसिल होकर बन्नू स्टेडियम में हो रहा है। और अफरा तफरी में जो भी व्यवस्था जितनी जल्दी हो सकी है उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था करी है कांग्रेस ने, और काफी जोश खरोश है यहाँ पर। और कल से जो पोस्टरबाजी शहर में चल रही है, शहरों में पोस्टर से पटना पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही एक दिलचस्प जो है यहाँ पर एक मुहावरा चल रहा है। ये बताता हूँ, परिंदों में कुव्वते सर परवाज आज भी बाकी है। परिंदों में कुव्वते परवाज आज जो बाकी है, सिले हैं ऊंट मगर हलक में आवाज आज भी बाकी है जी। तुम्हारे पास ताकत है तो हमारे पास तेवर है, जंग रहेगी बाकी जब तक हमारा एक भी आवाज बाकी है। ये सब तो यहाँ पर, और पेपर लीक और सरकार स्लिप, इस तरह के बहुत तरह जो नारे हैं। और यहाँ जो व्यवस्था है, शाम को जो VIP आता है उसके लिए यहाँ जेल छेड़ी की सुरक्षा होती है। सब यहाँ पर चारों तरफ उसकी चाक चौबंद देखी गई है। गवर्नमेंट प्रशासन भी लगा हुआ है यहाँ पर, और संभावना है कि भीड़ में ज्यादा नहीं होगी। अगर भीड़ में ज्यादा कोई व्यवधान हुआ तो हो सकता है रास्ता बंद कर दिया जाए, ऐसी भी कुछ संभावना है। और राजनीतिक पराकाष्ठा में इसमें ये लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही यहाँ पर, क्योंकि अभी इस समय जंतर मंतर में भी वहाँ पर वांगचुंग का भी जो वहाँ पर जंतर मंतर प्रदर्शन चल रहा है पेपर लीक के मामले में, तो लोग यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है उसको छोड़कर राहुल गांधी यहाँ पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड में आए हुए हैं। तो चूंकि ये चुनावी हाल है और चुनाव के मद्देनजर सब देखा जा रहा है।
ठीक है विष्णु, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी आज देहरादून आएंगे और वह छात्रों को संबोधित करेंगे और उसके बाद संवाद करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मोदी के साथ पवार। शरद पवार की एनसीपी करेगी परिसीमन महिला आरक्षण बिल का समर्थन। जयंत पाटिल और सीएम फडणवीस की मुलाकात। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संसद के मानसून सत्र में लोकसभा की सीटों को बढ़ाए जाने के लिए लाए जाने वाले परिसीमन महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। मुंबई में सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टी के स्टैंड को साफ कर दिया। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संसद के मानसून सत्र में आने वाले संविधान संशोधन बिल का समर्थन करेगी। मुंबई में शरद पवार की बेटी और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े संविधान संशोधन बिल का समर्थन करेगी अगर इसमें लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीटों की संख्या में 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव हो। महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच दिलचस्प हलचल तेज है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, जिस तरीके से शरद पवार की एनसीपी परिसीमन महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी आने वाले मानसून सत्र में, उसको लेकर क्या जानकारी है? अब क्या रणनीति आगे हो सकती है पार्टी के अंदर? सर्वजीत जी, जिस तरह से शरद पवार के सदर पवार के गढ़ के जो नेता से कई बार मुलाकात हो चुकी है, वहीं महाराष्ट्र के सीएम से भी मुलाकात हुई है। तो कल देर रात जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड जो हैं वो एकनाथ शिंदे के थाने के जो घर है वहां पे मुलाकात की गई है। देर रात मुलाकात की गई है। मुलाकात में बताया जा रहा है कि कई ऐसे चर्चाएं की गई है, लेकिन उन्होंने ये खारिज किया है कि जो मुलाकात हुई है वो महाराष्ट्र के जो उनके विधानसभा क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उनको लेकर मुलाकात की गई है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि उनके जो 8 सांसद हैं वो मानसून सत्र जो सांसद का शुरू होने वाला है उसके पहले बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। हालांकि बदलाव को लेकर उन्होंने इस मामले को खारिज किया है, लेकिन बैठकों का दौर शुरू है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो बैठकें हो रही हैं इसमें मानसून सत्र के पहले कई सारे बदलाव देखे जा सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम ने फिर मांगी जमानत। आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। उम्र कैद के बीच मेडिकल राहत की मांग। आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम ने एक बार फिर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम ने एक बार फिर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की है। 90 वर्षीय आसाराम की ओर से दाखिल मेडिकल बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करते हुए आज की तारीख तय की है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, फिर से आसाराम ने अपनी जमानत की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, और वहीं इससे पहले की बात करें तब याचिका जो है जमानत की उसको रद्द कर दिया गया था। तो क्या लगता है आज क्या फैसला आ सकता है जमानत को लेके? दरअसल एक चीज बहुत स्पष्ट है जिसको जान लेना जरूरी है कि ये एसएलपी दाखिल की गई है आसाराम बापू की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने निचली अदालत की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। उसको हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में बरकरार रखा है। हालांकि निचली अदालत ने जो आसाराम के ऊपर रेप पॉस्को जैसे मामले लगे थे उनमें से कुछ मामलों में उसके आसाराम को बरी कर दिया था, वहीं इसके साथ के कुछ और सह आरोपी थे उनको बरी कर दिया था, लेकिन आसाराम को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर आसाराम की तरफ से कहा गया कि उनको 2013 के इस नाबालिग से रेप के मामले में जो दोषी सिद्ध किया गया और जो उनको उम्र कैद की सजा दी गई है
उस पर उसके खिलाफ जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। लेकिन उसी दौरान उसने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की भी मांग की थी। 30 जून को जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच में आसाराम की तरफ से कहा गया कि उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए इसमें उनको जमानत, क्योंकि जो उनको सजा मिली हुई है आसाराम को वह नाबालिग से रेप के मामले में है और दोष सिद्धि और जो सजा है उस पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। तब तक के लिए अंतरिम तौर पर उनको जमानत दिए जाने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई कर रहा था तो बहुत स्पष्ट किया कि अगर हम इस मामले में आपको दे देते हैं जिससे उनकी सजा रुक जाए तो उसके लिए पहले हमें स्टेट का यानी कि जो राज्य सरकार है उसकी भी दलील सुननी पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी स्पष्ट की थी कि जो आसाराम का स्टेटस है उसको भी देखना होगा कि उसकी जो हैसियत है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, जिससे ये तय, क्योंकि अगर उसको जब बाहर जाने का मौका मिलता है तो जरूर कुछ न कुछ ऐसी चीजें कर सकता है जिससे इसके ऊपर असर पड़ेगा। इस वजह से हमें इनको भी देखना पड़ेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब स्टेट की तरफ से जवाब दिया जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या उसको मेडिकल ग्राउंड पे जमानत दी जाए या जो उसको सजा मिली है और सजा का ऐलान किया गया उन दोनों पर रोक लगाई जाए, जो कि हाई कोर्ट का फैसला है निचली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का। ठीक है विवेक, ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे समीक्षा बैठक। अल नीनो के प्रभाव से झारखंड में कम बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 41% हुई बारिश की स्थिति। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित विभागीय अधिकारी रहेंगे मौजूद। अल नीनो के प्रभाव के कारण जुलाई महीने में भी कम बारिश होने की वजह के कारण झारखंड में सूखा को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कृषि विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज दोपहर तक आयोजित होने की उम्मीद है, जिसके तहत राज्य में सुखाड़ से निपटने के लिए पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था पर बैठक में विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज हेमंत सोरेन समीक्षा बैठक करेंगे कि जिस तरीके से बारिश के आसार न होने के चलते सूखा पड़ा हुआ है, किसानों को परेशानियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या लगता है, क्या बैठक में इसको हल करने के लिए आ सकता है मामला? देखिए अंकिता, ये जो पिछले जून महीनों में जो कमजोर मानसून की स्थिति थी उस पर जो है मुख्यमंत्री जो है लगातार उस पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और वो ये है कि संभावित जो सूखा संकट है उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए जो है लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि आखिर इन जो सूखा की जो स्थिति होगी उससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए आज एक समीक्षा बैठक होगी और उसमें जो है कृषि मंत्री और जो तमाम जो कृषि विभाग के जो अधिकारी होंगे वो शामिल रहेंगे। और ये देखा जाएगा, क्योंकि ये जुलाई महीनों में भी जो आशातीत जो जितनी बारिश होनी चाहिए थी झारखंड में वो बारिश नहीं हुई है। दूसरी तरफ वो जो पलामू प्रमंडल का जो इलाका है वो तो लगातार वो जो कुछ जो क्षेत्र रहे हैं पलामू का, डाल्टनगंज का, गढ़वा का, चतरा का, ये इलाका जो बिल्कुल सूखा रहा है, वहाँ बारिश नगण्य रही है। तो इसके लिए जो है कैसे इसमें सूखे से संकट से निपटा जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री आज अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ठीक है अजय, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।